हेलो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का भाग एक मैंने पहले डिस्कस कर लिया है और ये पीटी स्पेशल है। इसे यूपीएससी एग्जामिनेशन 2018 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये यूपीएससी के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ही, लेकिन पीसीएस एवं अदर्स एग्जामिनेशन जैसे बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के लिए भी काफ़ी उपयोगी होने वाला है, क्योंकि मैंने इसे कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली दोनों तरीके से डिस्कस किया है। देखिए, भाग 2 में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ कोर एरिया को डिस्कस करने की कोशिश की है, जैसे इसके समाज, इसके धर्म और इसके आर्थिक जीवन तथा इसकी जो है तकनीकी विकास को मैंने डिस्कस किया है ना। कुछ अदर मिसलेनियस भी हमने इसमें डालने की कोशिश की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके आर्थिक जीवन से। देखिए, आर्थिक जीवन डिसाइड करता है कि कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राज्य का विकास कितना होगा, है ना। जिनका आर्थिक स्थिति जितना सुदृढ़ होगा, जितना अच्छा होगा, उनका विकास उतना ही बेहतर होगा, है ना। तो हम देखते हैं कि देश की पहली नगरीय व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता, है ना, इसका आर्थिक जीवन कैसा था। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है ये है ना। देखिए कि ये कहता है कि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार इस समय क्या था? कृषि था, है ना। फिर पशुपालन भी था, शिल्प भी था और वाणिज्य व्यापार था। ठीक है। देखिए, हड़प्पाई लोग, हम लोग तो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सही बात है ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या अधिकांश लोग नगरीय थे? ये बिल्कुल नहीं, है ना। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक भले नगरीय सभ्यता है, लेकिन अधिकांश लोग उसमें ग्रामीण थे। ठीक है। जब आज भी हम लोग आज़ादी के 70 साल हो गए लगभग, है ना, उसके बाद भी आज नगर में लगभग 30% लोग, 32% लोग ही नगर में रहते हैं। तो उस समय, आज से 4500 साल पहले कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि अधिकांश लोग नगर में रहते थे, है ना। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लोग नगरीय नहीं थे, अधिकांश लोग किसान थे। ठीक है, अधिकांश लोग किसान थे। इसीलिए इस काल की जो मुख्य आर्थिक व्यवस्था थी वो कृषि पर निर्भर करती थी। ठीक है। और जो है फिर पशुपालन था, शिल्प था और वाणिज्य व्यापार। ठीक है, क्योंकि शिल्प और वाणिज्य व्यापार ने मिलकर एक नगरीय अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था। ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए, अब कृषि कार्य के लिए कांसे, है ना, कृषि कार्य के लिए कांसे पत्थर के उपकरण का प्रयोग किया जाता था। देखिए, कालीबंगा नामक स्थल से जुते हुए खेत के हमको प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। परंतु हड़प्पा काल में फाल नहीं मिला है, हल तो मिला है ना। यहाँ पे जो है हाँ, हड़प्पा काल में फाल नहीं मिला, हल मिला है। देखिए, मोहनजोदड़ो बनमाली से मिट्टी के निर्मित हल मिले हैं हमें। ठीक है, हल मिला है, लेकिन हल में फाल जो लगता है, वो जो मिट्टी को खोदता है, वो फाल हमें नहीं मिला है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हड़प्पा काल से फाल नहीं मिला है, हल मिला है। ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता में ही प्रारंभ हुई थी। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती हुई थी, है ना। कपास को यहाँ पे सिंडन भी कहा जाता था, सिंडन, है ना। यहाँ पे पौधों में पीपल, खजूर, नीम, केला के साक्ष्य भी मिलते हैं, है ना। आगे देखिए, मटर के ब्रांसिका जूसी नामक प्रजाति पाया जाता था। कौन सा प्रजाति था? ब्रांसिका जूसी नामक प्रजाति मटर का पाया था, यानी कि मटर भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, है ना। उसी प्रकार गेहूं, जौ, तिल की खेती होती थी यहाँ पर। ठीक है। गेहूं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं हमें। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से गेहूं। ठीक है। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, है ना। उसी प्रकार से जौ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगर हम चावल की बात करते हैं, है ना, चावल की बात करें तो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, यहाँ से चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है। आगे चलिए, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन में लोग कुबड़ वाले बैल, है ना, भैंस, गाय, बकरी, सुअर पालते थे, है ना। गुजरात में लोग हाथी पालते थे। देखिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजरात के लोग हाथी पालते थे, है ना। बाघ के चित्र का प्रयोग केवल सिंध के स्थलों से हुआ है, समझ गए। किंतु एकमात्र स्थल कालीबंगा के मुहर से बाघ के जो है चित्रण मिले हैं। बाघ के चित्रण सिंध से मिले हैं, लेकिन एकमात्र और स्थल है जो कालीबंगा है, वहाँ से हमें बाघ के चित्रण वाले मुहर मिले हैं। ठीक है। पालतू पशुओं का उपयोग कृषि के लिए किया जाता था, परिवहन के लिए मतलब बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी के लिए, है ना, विपणन मतलब बेचने खरीदने के लिए, और भोजन के लिए, मांस के लिए इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है। आगे चलिए। देखिए, शिल्पकारी व्यवस्था में मिट्टी एवं धातु शिल्प में
हम लोग मिट्टी, जैसे आज भी हम लोग जो है शिल्पकारी व्यवस्था मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाते हैं। आज तो बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह, धातु के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, बहुत सारे मेटल्स हो गए हैं। लेकिन उस समय मिट्टी के बर्तन और धातु के बर्तन बनाए जाते थे, है ना। इसमें क्या था कि मृदभांड ईंट, यहाँ पे कौन चाहिए, मृदभांड ईंट, मन के मुहर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, है ना। चंदहुदरों से मनका बनाने के, चांदहुदरों से जो भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे, तो चांदहुदरों से मनका बनाने के साक्ष्य हमको मिलते हैं, है ना। यहाँ से गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, सेलखड़ी, सोने चांदी के मनके बनाए जाते थे। याद रखिए, एक बार पूछा था कि चांदी का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो हड़प्पा काल में ही सब उपयोग हुआ था चांदी के उपयोग, ठीक है। देखिए बालाकोट एवं लोथल से सीप उद्योग मिलते हैं। सीप उद्योग हम कहाँ से मिलते हैं, लोथल से और बालाकोट से, ठीक है। आगे चलिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य अति महत्वपूर्ण रहा था। इसके अधिकांश नगर व्यापारिक मार्ग पर बसे हुए थे, ठीक है। जैसे व्यापारिक मार्ग पर नगर की हम बात करते हैं तो सुतका गेंदलोर है, सुतका को है, बालाकोट है, सोरतुघई है, और आगे हम बात करते हैं तो उसमें मुंडीगख है ना। व्यापार जल एवं थल दोनों के माध्यम से होता था। हड़प्पा का विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया, मिस्र, बहरीन, ओमान, सीरिया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार होता था वो मिस्र से होता था, मेसोपोटामिया से, बहरीन से, ओमान से और सीरिया से होता था, है ना। अब देखिए डामर और चांदी कहाँ से लाए जाते थे, मेसोपोटामिया से, है ना। फिर चांदी, टीन, सीसा, लार्जवद मनी कहाँ से लाए जाते थे, अफगानिस्तान से, है ना। अलवस्ट, तांबा, सीसा राजस्थान से, शंख, घोंघा, है ना, फारस की खाड़ी से, लार्जवद मनी बदख्वासा से आयात किया जाता था, ठीक है। आगे चलिए, निर्यात की वस्तुओं में लोथल से बना सीप, निर्यात जो हम लोग करते थे वो लोथल से बने सीप की जो है वस्तुएं निर्यात करते थे। हाथी दांत की वस्तुएं, कपास, अनाज हम लोग यहाँ से निर्यात करते थे। देखिए हम लोग निर्यात के ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं कि किन किन वस्तुओं का हम लोगों ने और निर्यात किया है, क्योंकि कुछ ऐसे कच्चे माल हम लोग निर्यात किए जिसका साक्ष्य अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब हड़प्पा सभ्यता में व्यापार शहर से विदेश, है ना, शहर से विदेश, विदेश, फिर शहर से शहर के बीच में और शहर से गांव के बीच में होता था। जैसे कि मेसोपोटामिया के शासक सारगोन, है ना, हमें ऐसा प्रमाण मिला है मेसोपोटामिया के जो है जो लिपि पढ़ी गई है उसमें कहा गया है कि मेसोपोटामिया के जो शासक सारगोन हैं उन्होंने कहा है कि दिलमन, है ना, दिलमन, यहाँ पे कौन है, माकन एवं मेलुहा, दिलमन, माकन एवं मेलुहा के व्यापारी उसके राजधानी में लंगर डालते हैं, ठीक है। लंगर मतलब जहाज का जो लंगर होता है वो डालते थे। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि वहाँ पे लोग व्यापार करते थे, ठीक है। जिसमें हम दिलमन की पहचान बहरीन से करते हैं, माकन की पहचान बलूचिस्तान से और मेलुहा की पहचान हड़प्पा से करते हैं, ठीक है। तो इनका आर्थिक जीवन था, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये पीटी ओरिएंटेड है तो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अब हम चलते हैं हड़प्पाई समाज। हड़प्पाई लोग किस प्रकार से अपने सामाजिक जीवन को व्यतीत करते थे, तो पहले देखिए, ठीक है, नगरों के निर्माण, है ना, नगरों के निर्माण, है ना, आकार, प्रकार एवं समाधान पद्धति के आधार पर हड़प्पाई समाज बहुस्तरीय नजर आती है। मतलब समाज में विभाजन था, है ना। तो विभाजन के कारण क्या कहते हैं, किसी से पता है हमें चलते हैं विभाजन का कारण, तो एक है समाधान पद्धति, क्योंकि जो समाधान जो पद्धति है, लाशों को जो दफनाए जाने की जो तरीके हैं उसमें हमें वेरिएशन नज़र आते हैं। फिर उसी प्रकार जो है नगर के निर्माण में, नगरों के प्रकार में भी हमें अंतर दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता लगता है कि वहाँ की जो सामाजिक संरचना है वो बहुस्तरीय है, ठीक है। अब देखिए हड़प्पाई समाज 4 वर्णों में विभाजित था, है ना, 4 वर्णों में हड़प्पाई समाज विभाजित था। कौन कौन वर्ण है, तो पहले योद्धा वर्ण थे उसमें, है ना, विद्वान थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे, ठीक है। योद्धा, विद्वान, व्यापार और श्रमिक, समझ गए। जैसे हम आगे देखेंगे वैदिक काल में उसमें भी 4 वर्णों में लोग विभाजित होंगे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस काल में योद्धा, विद्वान और व्यापारी एवं श्रमिक, समझ गए, हड़प्पा काल में। आगे चलिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। उसमें सबसे अधिक भूमध्य सागरीय सर्वाधिक मात्रा में, है ना, प्रोटोस्टोलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन, याद रखिएगा। भूमध्य सागरीय सबसे अधिक मात्रा में थे, प्रोटोस्टोलाइड, है ना, फिर तीसरा मंगोलाइड और चौथा अल्पाइन।
याद रखिएगा कि निग्रो प्रजाति के लोग निवास नहीं करते थे, जो अभी साउथ अफ्रीका वगैरह में हमें मिलते हैं, तो निग्रो प्रजाति के लोग हड़प्पा सभ्यता में निवास नहीं करते थे। आगे चलते हैं। देखिए, अब स्त्री मृण मूर्तियों की संख्या को देखते हुए बहुत सारे स्त्रियों की जो मट्टी की मूर्तियाँ मिली है ना, स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, क्योंकि सिंधु सभ्यता से बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ मिली है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में जो है स्त्रियों का महत्व अधिक था, इसलिए मातृसत्तात्मक समाज हमें ऐसे नज़र आता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अनाजों के अवशेष एवं घरों में पकाई गई जानवरों के हड्डियों, अनाजों के अवशेष एवं घरों में पकाए जाने वाली हड्डियाँ हमें प्राप्त हुई है, तो ऐसा इसे प्रतीत होता है कि भोजन में है ना शाकाहार या मांसाहार दोनों का प्रयोग होता था। ठीक है, उसी प्रकार ऊनी सूत्री वस्त्र का प्रचलन था, है ना। इस काल में दास व्यवस्था का भी प्रचलन था, याद रखिएगा, हड़प्पा काल में दास व्यवस्था का भी प्रचलन था, है ना। चौधरों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं तथा धौलावीरा से मिट्टी के कंघा मिला है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में लोगों का जो है सौंदर्य बोध का ज्ञान हो गया था, क्योंकि उस काल में लोग जैसे मनका मिला है वो गले में पहनते थे, है ना। तो इससे प्रतीत होता है कि लोग सुंदर दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मनोरंजन के साधन के रूप में मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना इत्यादि था, है ना। इस काल में सामाजिक विभाजन का एक पहलू समाधान पद्धति था। आगे मैंने ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पे समाधान पद्धति कैसा था वो देख लेते हैं। देखिए, इस काल में समाधान पद्धति समाधिकरण था, है ना। देखिए यहाँ पे जो है लगता है कि समाधि लिए हुए बंदा, तो ये समाधिकरण था, है ना। आंशिक समाधान था, मतलब कि जो पहले जैसे कोई मर गया इंसान तो उसको खुले में छोड़ दिया जाता था 2-3 दिन के लिए, और जब उसे वहाँ के पशु पक्षी एवं जानवर खा लेते थे, कुछ मांस या कुछ टुकड़े शरीर के बच जाते थे, फिर उसको जो है दफनाया जाता था। फिर यहाँ के पे की पूर्ण समाधान भी था, मतलब आदमी जो मर जाता था उसे सीधे दफना दिया जाता था, तो ये पूर्ण समाधान हो गया। फिर आता है दाह संस्कार, मतलब उसको जलाया जाता था, तो इसे हम दाह संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो इन जो है चारों समाधान पद्धतियाँ उस काल में मौजूद थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, हड़प्पाई धर्म, ये काफ़ी कोर एरिया है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, हड़प्पाई धर्म में जो है ना अनुष्ठान, है ना, अनुष्ठान की जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त साधु वाली मूर्ति से मिलती है। अनुष्ठान मतलब यज्ञ की पद्धति जो है उसमें जैसे साधु, आज भी हम लोग के यहाँ ऐसा प्रचलन है कि जो साधु महात्मा होते हैं वो यज्ञ वगैरह करते हैं, तो अनुष्ठान की हमें जानकारी साधु की एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, उससे प्रतीत होता है कि यज्ञ का प्रचलन था, है ना। और जो है अग्नि वेदिका भी हमें मिला है, तो उससे लगता है कि नहीं यज्ञ का प्रचलन था, अनुष्ठान का प्रचलन था। लेकिन इसका तत्व ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि तत्व ज्ञान जो दर्शन है उसका, उसे हमें उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, तो अनुष्ठान तो था लेकिन तत्व ज्ञान का ज्ञान हमें नहीं होता है, हो सकता है होगा, लेकिन जब तक लिपि नहीं पढ़ी जाती ऐसा कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, इस काल में धर्म का बहुदेववादी स्वरूप था। बहुदेववादी मतलब एक से अधिक देवताओं का इसमें प्रचलन था, एक से अधिक देवताओं का इसमें पूजा होती थी। इसमें देवताओं की पूजा होती थी, देवियों की पूजा होती थी। ठीक है, देखिए, इस काल में कई देवियों का प्रचलन, देवताओं की उपासना प्रचलित था, किंतु हड़प्पा सभ्यता में देवियों की मूर्तियाँ, है ना, देवियों की पूजा 2 रूपों में की जाती थी, है ना। एक सौम्य रूप में और दूसरा रौद्र रूप में। आज भी हम लोग देखते हैं, है ना, कि कोई भी नृत्य होता है ना तो उसके 2 प्रकार होते हैं, एक तांडव और एक लास्या, है ना। तो उसमें जो लास्या है वो पार्वती से संबंधित है, और तांडव है जो शिव से संबंधित है। ठीक है, देखिए, बलूचिस्तान के कुल्ली से नारी मूर्तियाँ मिली है ना, नारी की मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ मिली है, वो सौम्य रूप में डांस करते हुए दिखाई पड़ता है वो। और बलूचिस्तान के झौब से मिला है मूर्ति, उसमें हमें रौद्र रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है, देखिए, इस काल में नारी की पूजा कुमारी के रूप में होती थी, है ना, नारी की पूजा कुमारी के रूप में होती थी। वहीं एक स्त्री के गर्भ से पौधा का प्रस्फुटित होना, है ना, यह दिखाता है कि पृथ्वी पूजा और उर्वरता की देवी की पूजा उसमें प्रचलित था। ठीक है, हाँ, इस काल में स्त्री तत्वों की प्रधानता थी, देवियों का महत्व अधिक था, है ना। हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों एवं पूजा स्थलों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। देवी देवताओं के तो हमें प्रचलन मिलते हैं, लेकिन देवी देवताओं के जो है मंदिर या फिर कोई ऐसा पूजा स्थल के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखिए, इस काल में जल पूजा, अग्नि पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, प्रजनन शक्ति की पूजा, मातृदेवी की पूजा, सर्प पूजा, पशुपति शिव की पूजा
जो यहाँ पे जो शिव है ये, है ना, इनकी पूजा हमें मिलती है ना। किंतु धर्म का अलौकिक स्वरूप था, है ना। ये जो भी पूजा पाठ होता था वो अपने सुख संपत्ति शांति के लिए होता था, है ना, अपने दूसरों की सुख संपत्ति शांति के लिए पूजा नहीं होता था। यहाँ पे मानववाद का काफ़ी प्रचलन रहा है। आगे चलिए देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर योगी की मुद्रा में, मोहर पर योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति का चित्रण है, ठीक है। मोहर पर एक योगी का चित्रण है, जो ये दिख रहा है आपको, ये लग रहा है कि योगी है, लेकिन इसे इसके शरीर सिर से 2 सिंह दिख रहा है इधर, है ना। तो ही मिला है, ये जो मोहर है वो मोहनजोदड़ो से मिला है ना। जैसे 3 मुख हैं, 2 सींग है ना। इसके दाईं ओर बाघ और हाथी है, ये जो देख लीजिए आप, ये हाथी है यहाँ पर दाईं ओर और बाघ है ना। और बाईं ओर भैंसा और गेंडा है, ये गेंडा है और भैंसा है, ठीक है। और नीचे जो है, नीचे 2 हिरन बैठा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये एक हिरन यहाँ पे है और एक हिरन यहाँ पे है, ठीक है। नीचे 2 हिरन बैठा हुआ है। हाँ, इसे जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपति शिव कहा है। किसने कहा इसे? तो जॉन मार्शल ने कहा, है ना। लिंग पूजा का सर्वाधिक प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता में ही मिलता है। आगे चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता में भक्तिवाद, है ना, भक्तिवाद था। मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा की झलक हमें मिलती है ना। बच्चों के गले में पड़ा तावीज हमें तंत्रवाद की ओर भी इशारा करता है, ठीक है। यहाँ से तंत्रवाद की भी जानकारी मिलती है, भक्ति एवं मृत्यु के बाद जीवन की भी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है ना। अब कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, है ना। धार्मिक तत्व उपस्थित था, जो मैंने डिस्कस किया है कि ये जो है लौकिक सभ्यता थी, है ना। मतलब ये लौकिक सभ्यता और धार्मिक तत्व भी था, ठीक है। वर्चस्वशाली नहीं था, है ना, वर्चस्वशाली नहीं था कि फलना ही धर्म आपको मानना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सही है ना। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाते, तो ये भी सही है। तो दोनों सही इसका है, ठीक है। आगे चलते हैं देखिए, अब है विज्ञान एवं तकनीकी। किस प्रकार के लोग इस यहाँ पे विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग करते थे, है ना। तो देखिए हड़प्पाई लोगों को गणित और अंकमाला का ज्ञान था, है ना। गणित का भी ज्ञान था और अंकमाला का भी ज्ञान था, है ना। वह अपने गणना में 16 एवं उनके गुणज का प्रयोग करते थे, ठीक है। उसी प्रकार गणना के ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली, निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली का प्रयोग करते थे, है ना। मापन के लिए फीट क्यूबिक का उपयोग किया जाता था। ये देखिए, ये हाथी के दांत के जो है वो बनाए हुए हैं गज, है ना। यहाँ पे कुछ बाट रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ औजार से हैं, है ना। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा, है ना, एवं लोथल से सीप, तांबे और हाथी के दांत के बने स्केल मिले हैं, जो नीचे स्केल जो दिख रहा है ये सब जो, ठीक है। उसी प्रकार उन्नत नगर निर्माण योजना एक विकसित ज्यामिति की ओर संकेत करता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं पहले नगर निर्माण योजना में कि जो है नगर एकदम सुडौल बनाए गए थे, है ना। जो इसका जो सड़क था वो समकोण पर काटता था, है ना। तो इसके नगर निर्माण योजना में हमें ज्यामितिक विकास का जो है ना उद्भव नजर आता है। आगे चलिए, है ना। उन्हें ग्रहों एवं नक्षत्रों का भी ज्ञान था। हड़प्पा से मिले एक मुहर, है ना, मुहर पर एक मछली के चित्र अंकन है ना, और उस चित्र पर 7 लकीरें खींची गई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त तांबे कांसे की ढलाई का ज्ञान था इन्हें, ठीक है। तांबे, क्योंकि तांबे की जो मूर्ति है दिख रहा है मोहनजोदड़ो से मिला है, तो क्योंकि तांबा और कांसे की मूर्ति है, तो कांसा बनाने के लिए हमें तांबा और टीन की जरूरत होती है। तो ये इनको जो है अलग धातु बनाने की भी कला का भी ज्ञान था, ठीक है। देखिए, तांबे एवं कांसे की ढलाई का ज्ञान था इन्हें, है ना। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था, है ना। मूर्तियों के निर्माण के लिए द्रव्यमोम विधि, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, द्रव्यमोम विधि का प्रयोग करते थे। इस काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा ये पॉइंट को, पिछले बार क्वेश्चन पूछा था। इस काल में लोहे से लोग परिचित बिल्कुल ही नहीं थे। हड़प्पाई लोग चिकित्सा से भी परिचित थे, है ना। कालीबंगा एवं लोथल से 2 ऐसे शिशु के नरकंकाल मिले हैं, कालीबंगा एवं लोथल से, है ना, 2 ऐसे शिशु के नरकंकाल मिले हैं जिस पर शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन के साक्ष्य हमको नजर आता है। लगता है कि इनकी कभी ये जो सर में ऑपरेशन किया गया था, है ना। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण नगर निर्माण योजना में अभिव्यक्त होता है, क्योंकि आपने देखा कि हर घर में शौचालय, हर घर में कुआं होता था, हर घर में जो है स्वच्छ जल जो है लाने के लिए अलग से स्रोत होते थे, फिर गंदे जल को निकालने के लिए नालियाँ बनाई जाती थी। तो इन सब सारा जो एक व्यवस्था था वो एक तकनीकी विकास को दर्शाता है ना। और देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन विशेष बल दिया गया था, है ना।
क्योंकि दूषित जल निकालने के लिए नाली का प्रयोग होता था, है ना, और जो है स्वच्छ जल के लिए कुएं का प्रयोग होता था, है ना। अब ईंटों का बनावट जो है 4:1 में होता था, याद रखिएगा, है ना। और ईंटों को जोड़ने के लिए डामर और जिप्सम का प्रयोग होता था, ठीक है। तो ये रहा तकनीकी विकास। आगे चलते हैं। अब देखिए हड़प्पाई लिपि, है ना। हड़प्पाई लिपि का प्रथम साक्ष्य 1853 ईस्वी में हमें मिला था, लेकिन 1923 ईस्वी में, है, पूरी तरीके से लिपि प्रकाश में आई। किंतु तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक लिपि ये पढ़ी नहीं जा सकी है। किंतु बहुत लोगों ने इसकी कोशिश की, जैसे आई महादेवन है, नटवर झा हैं, और 2-3 जो है ऑथर हैं जिन्होंने बहुत सारी कोशिशें की है, और उन्होंने अभी हड़प्पाई लिपि नहीं पढ़ पाए हैं वो लोग। तो ये अभी जो है विज्ञान हम लोग जो विकास किया है हमारे देश में या फिर पूरे दुनिया में भी विज्ञान और तकनीकी, उस पर लिमिटेशन लगाता है कि आज नासा और हम लोग चांद पर चले गए, लेकिन हमारी जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये अभी भी जो है विज्ञान पर लिमिटेशन है ये। आगे चलिए। कुछ विद्वानों ने द्रविड़ लिपि इसे मानते हैं, है ना, जो लिपि है हड़प्पा सभ्यता की, कुछ इसे द्रविड़ लिपि मानते हैं, कुछ संस्कृत लिपि मानते हैं, और कुछ ब्राह्मी लिपि मानते हैं। लेकिन जब तक लिपि पढ़ी नहीं जाती, ये कहना मुश्किल है कि किस भाषा में लिखी गई है, और सॉरी कौन सी ये जो लिपि है, और ये किस प्रकार से इसका जो है उद्भव हुआ है, और इसकी जानकारी जब तक इसको पढ़ नहीं पाते तब तक नहीं मिल पाएगी, ठीक है। आगे चलिए। देखिए हड़प्पाई लिपि भाव चित्रणात्मक है। इसका जो भाव है वो चित्र के अनुसार है। यहाँ पे देखिए लग रहा है कि ये लिपि है, लेकिन कुछ ऐसा फिगर टाइप से बना हुआ है ना, ऐसे, क्योंकि इसमें भी देखिए मछली टाइप से बना हुआ है, पता नहीं लिखा हुआ क्या है, इसका भाव क्या है। हो सकता है कि ये मछली से, ये मछली का ही मीन करता हो, वो ऐसा कुछ है ये, है ना। तो ये भाव दिख रहा है चित्र के अनुसार, इसको समझने की शायद कोशिश करते होंगे लोग। तो जब तक नहीं पढ़ पाते तो पता नहीं चलता है ना। आगे देखिए। अब लिपि जो है लगभग 250 से 420 अक्षर तक मिले हमें, जो सेलखड़ी के आयताकार मुहर, सेलखड़ी जो मिट्टी का एक रूप होता था, और तांबे की गुटिका, ना तांबे के पत्र पर इसे खुदे गए हैं लिपि को, ठीक है। अब देखिए चित्राक्षर लिपि को बॉस्टरफेंडम लिपि कहते हैं, है ना। ये का शायद पूछा था क्वेश्चन कि किस प्रकार की लिपि पाए गए हैं, तो चित्राक्षर लिपि तो है ही, और चित्राक्षर उसमें ऑप्शन में नहीं था, बॉस्टरफेंडम था, तो बॉस्टरफेंडम ही आप टिक करेंगे ना। ये जो लिपि है वो बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, है ना। तो आगे चलिए। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता में रही थी, ठीक है। अब देखिए पहला क्या था कि नगर निर्माण योजना, है ना, इसकी विशेषता थी, क्योंकि प्रथम नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, है ना। और कह रहा है कि यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सामान्यतः नगर 2 भागों में विभाजित होते थे, है ना, दुर्ग एवं निचला शहर। दुर्ग में राजा निवास करते थे, और निचले शहर में रिहायशी इलाका था, ठीक है। नगर के जो मुख्य सड़क समकोण पर काटता था, है ना। सड़क के किनारे मकान निर्मित होते थे। मकान एक मंजिल से बहुमंजिले होते थे, जो पहले मैंने डिस्कस कर दिया है इसे, है ना। प्रत्येक घर में कुएं, बाथरूम, है ना, की उत्तम व्यवस्था थी। गंदे जल निकासी के लिए भी बेहतर प्रबंधन था, ठीक है। ये हमारे नगर की उस समय की व्यवस्था जो है विशेषता थी। दूसरा विशेषता क्या है? दूसरा है बेहतर व्यापार वाणिज्य, क्योंकि कोई भी नगर के विकास के लिए वाणिज्य व्यापार का आधार होना बहुत ही जरूरी है ना। तो इसलिए व्यापार वाणिज्य भी उत्कृष्ट था अवस्था में था, है ना। व्यापार समुद्री मार्ग से भी होता था, और जो है थल मार्ग से भी होता था। जैसे कि फारस की खाड़ी से बहरीन, पश्चिम एशिया से मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के क्षेत्र से व्यापार होता था, ठीक है। और इसलिए नगरीय व्यवस्था का सबसे मुख्य तत्व होता है शासन व्यवस्था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब है कि जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो है देश के चलाने के लिए भी सरकार की जरूरत होती है, राज्य को चलाने के लिए भी सरकार की ज़रूरत है, और एक छोटे से शहर को चलाने के लिए भी नगर पालिका या महानगर पालिका की ज़रूरत होती है। नॉर्मल सा जो एक गांव होता है वहाँ भी पंचायत होता है ना। तो अब इतने बड़े नगर था हड़प्पा सभ्यता में, बहुत सारे नगर थे, तो नगर इतने व्यवस्थित थे वहाँ के, जैसे टाउन प्लानिंग था, वहाँ के जो है जल निकासी की व्यवस्था थी, है ना, रोड था, और वहाँ पे बेहतर प्रशासन का जो है हमें बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिलते हैं। तो कोई ना कोई शासक रहा होगा जो इतने सारे व्यवस्थाएं वहाँ पे करता होगा, लेकिन जब तक लिपि नहीं पढ़ी जा सकती तब तक हमें ये कहना मुश्किल है कि वहाँ का शासक कौन था, लेकिन कोई तो शासक था, ठीक है। आगे चलिए। अब कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता तकनीकी एवं शिल्प था, है ना। बहुत सारे हमने पिछले बार देखा कि पिछले
स्लाइड में कि बहुत सारे तकनीकी विकास हुए थे। अब कहता है कि इन्हीं लोगों ने पहली बार तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाना शुरू किया था। सही बात है ये, है ना। वे कांसे की मूर्तियों का द्रव्यमोम विधि से निर्माण करते थे, है ना। इसके अलावा टेराकोटा की मूर्तियाँ, मुहर, है ना, बनाए जाते थे। उसी प्रकार मनका, हाथी के दांत, शिल्प के कार्यों में हड़प्पावासी सिद्धस्त थे, मतलब निपुण थे, है ना। अब देखिए उसी प्रकार हड़प्पा वासियों ने ग्रह नक्षत्र का भी उनको ज्ञान था, है ना। 16 और उनके गुणक का प्रयोग वो करते थे। उसी प्रकार दशमलव प्रणाली का भी वो प्रयोग करते थे, मतलब 5.3, 3.5 ऐसा कुछ करके, है ना। निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली का भी उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये सारे जो है हमारे हड़प्पा वासियों के पास ऐसी विशेषताएं थी, वो प्रथम प्रयोग करता थे इन सब चीज़ों के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता एक मुख्य विशेष हाँ की एक मुख्य विशेषता थी कि उन्हें धर्म एवं संस्कृति, है ना, धर्म एवं संस्कृति का विकास कर लिया था। ठीक है, उनकी एक मुख्य विशेषता है कि उनके पास धर्म और एक अलग संस्कृति थी। इसके प्रथम प्रणेता थे वो हड़प्पाई लोग, है ना। उन्हीं की विरासत आज हम लोग ढोते हैं। जैसे आज हम लोग हिंदू धर्म जिसकी बात करते हैं ना, तो हिंदू धर्म जो है उसका जो नींव है वो हड़प्पा सभ्यता में ही रखा गया था। हिंदू धर्म का जो विकास है वो आर्य धर्म प्लस गैर आर्य धर्म इक्वल टू हिंदू धर्म होता है। तो इसे हम आगे जो है वैदिक काल में डिस्कस करेंगे। देखिए हड़प्पाई नगरों में विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग निवास करते थे। हड़प्पाई नगरों में एक पृष्ठभूमि के लोग निवास नहीं करते थे। ठीक है, वहाँ पे भिन्न भिन्न जो लोग धर्म संस्कृति के निवास करते थे। जैसे आज भी हम लोग गाँव में शहरों में देखते हैं कि बहुत सारे सांस्कृतिक और विभिन्न जो है समुदाय के लोग, विभिन्न धर्म मानने वाले लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो उस प्रकार उसमें भी ऐसा ही था। देखिए मृतक संस्कार पद्धति उपासना की पद्धति देवताओं के स्वरूप में अंतर से देखा जा सकता है कि यहाँ पे लोग भिन्न भिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं ना। जैसे जैसे जो है मृतक संस्कार में हम लोग पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और शवाधान पद्धति सबका प्रचलन देखते हैं। जैसे अब पूजा के स्तर पर देखते हैं तो अग्नि पूजा होता था, वृक्ष पूजा, सर्प पूजा, मातृ देवी की पूजा, स्वास्तिक की पूजा। देखिए स्वास्तिक का प्रमाण सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता में ही देखते हैं, है ना। पशुपति शिव, नटराज की पूजा हम लोग हड़प्पा सभ्यता में ही देखते हैं। तो इन सारे जो है विशेषताओं से जो है हड़प्पा सभ्यता भरा पूरा हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, है ना। ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, हड़प्पा सभ्यता का पतन। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में, है ना, जैसे अब अंत, निधन, पतन और मृत्यु, है ना, मृत्यु जैसी शब्दों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब जो है हड़प्पा सभ्यता का जो पतन और मृत्यु, निधन का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। अब उनका जो है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अब इसका रूप परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया था। पहली बात, है ना, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, निधन हो गया, मृत्यु हो गया, रूप परिवर्तन हो गया, तो हाँ आप टिक करेंगे कि रूप परिवर्तन हो गया। पतन और मृत्यु नहीं हुआ। पतन होता तब, निधन होता तब जब वहाँ से कुछ भी हमको आगे प्रमाण नहीं मिलता परवर्ती हड़प्पा काल में, है ना। लेकिन हमें ऐसा प्रमाण मिलता है कि हड़प्पाई लोग जो यूज करते थे उसका यूज जो है परवर्ती हड़प्पाई लोग भी करने लगे थे, है ना, मतलब सॉरी करते थे, है ना। लेकिन हाँ कुछ चीज़ों का जो है हमें प्रमाण नहीं मिलता है, तो हम उसे निधन और पतन नहीं कहेंगे, इसका रूप परिवर्तन हो गया हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, अब आगे चलिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में विभिन्न अवधारणाएं दिए गए हैं, है ना। पहला, मॉर्टिमर व्हीलर एक जो है ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारत में आए थे, है ना। उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो आर्य आक्रमण के कारण हो गया था। आर्य लोग आए और आक्रमण कर दिए और जो है फिर हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन हो गया, है ना। इन्होंने जो है ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया एक शब्द है जो ऋग्वेद में वर्णित है, और जो है एक हाँ उन्होंने पुरंदर शब्द का प्रयोग किया कि ये लोग जो है आए और इन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता को मार दिया। यहाँ पे हरियूपिया शब्द उन्होंने हड़प्पा के लिए किया है और इंद्र के लिए उन्होंने पुरंदर शब्द का प्रयोग किया, जो किलों का भंजक कहते हैं हम लोगों उनको ऋग्वेद में। तो किलों का भंजक से उन्होंने लगाया कि जो है यहाँ के जो लोग थे उनको नष्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन ये प्रमाण जो है एक्सेप्टेड नहीं है ना। अब है कि एम.आर. शाहिनी, जॉन मार्शल और एस राव, है ना, एस.आर. राव ने नगरों के पतन के लिए बाढ़ के प्रमाण दिए हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे जगह हैं जैसे मोहनजोदड़ो में जो है रुके हुए जल के हमें साक्ष्य मिलते हैं, उसी प्रकार घग्गर नदी को सूख जाने के साक्ष्य मिलते हैं हम लोग को। ठीक है, तो एक तरह से इनका प्रमाण कुछ हद तक सही है ना।
आगे चलिए, विष्णुमित्र और गुरदीप सिंह, है ना। गुरदीप सिंह ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए पर्यावरणीय कारणों को जिम्मेदार माना है, ठीक है। उन्होंने जो है राजस्थान के सांभर, डिडवाना, पुष्कर झील के परागों का विश्लेषण किया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस समय वर्षा की कमी हो गई थी, इसलिए इन नगरों का पतन हो गया, है ना। उसी प्रकार डीके चक्रवर्ती जो है वो कहते हैं, नई मान्यता दी है। इनका मानना है कि नहीं, नगरों का जो पतन है वो आसपास के जो ग्रामीण इलाका है, जो अर्ध बर्बर शिकारी थे, उन्होंने धीरे धीरे इन नगरों का जो है ना अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर जो निगल लिया इन लोगों ने, तो इसलिए नगर का पतन हो गया, है ना। पांचवा है कि देखिए, समय समय पर आए बाढ़, वर्षा, जल प्लावन, विवर्तनिकी विक्षोभ, नदियों के मार्ग में आए परिवर्तन के कारण वाणिज्य व्यापार में परिवर्तन हो गया था और वाणिज्य व्यापार का पतन हो गया था और इन पतन के कारण बहुत सारे संपर्क सूत्र टूट गए थे और इसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, है ना। लेकिन इन सब कारणों का जो है विश्लेषण हम अगर करते हैं, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता एक छोटी सी नगरीय सभ्यता नहीं थी, उसका जो है फैलाव बहुत बड़े पैमाने पर बहुत दूर एरिया में था। तो एक शहर के पतन के लिए एक कारण जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन सभी शहर के पतन के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी रहे थे, है ना। अगर ई ऑप्शन में रहे तो इसी को आप टिक करेंगे, नहीं तो आप जो है ना इसके लिए जो है एक अगर ये सिर्फ रहे कि बाढ़ से इसका पतन हो गया तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण नहीं करता है ना। तो इसमें आप देखेंगे उसके लिए उसके विशाल मंदिर एवं महल होते थे, ये गलत है ना। और देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वो युद्ध में घोड़े का जो है घोड़े द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे, ये गलत है। तो ऑप्शन ये सही है। देखिए, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, ये सही है। देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर, है ना, मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण हमें नहीं मिलता है। तो हाथी देखे अभी ना, गेंडा भी देखे अभी, बाघ भी देखे, गाय का निरूपण हमें नहीं मिलता है जो है मतलब मोहरों पर, ठीक है। आगे चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, है ना, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन था, ठीक है, ये सही है। इसके पास चित्रलेखा लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब तीनों सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब सिर्फ इस जो सब्जेक्ट है वो ये जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, इसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने रह गए हैं। तो अगला जो है टॉपिक में अगला जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, उन सबको मैं डिस्कस करूँगा। तो आप प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट तो बिल्कुल ही कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हम अपने गलतियों को कैसे सुधार पाएंगे। आप कमेंट करेंगे तो हम अपने जो है सुधार करके और अच्छे से अच्छे जो है हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।